गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो प्लान कर रहे हैं कनाडा के अंदर 2024 में आने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उन्हें फेस करनी पड़ सकती है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि रिसेंटली एक IRCC का न्यू अपडेट आया है कि कनाडा के अंदर अब जो GIC अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो उससे भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और इसके अलावा जो पहले से ही यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और जिनके जो वीज़ा अप्रूवल्स आ चुके हैं उनके लिए अब फुल टाइम अलाउ कर दिया गया है स्टूडेंट्स को काम करने के लिए। तो आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होने वाली है, इन्हीं सारी चीज़ों और इश्यूज पर हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं कनाडा के अंदर, उनका जो मेजर पर्पज होता है वो है PR। मीन्स अल्टीमेटली 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको चाहिए PR। तो अगर आपको अपनी PR सिक्योर करनी है तो यहाँ आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा लगाने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर आप बिना प्लान करे अब कोई भी कोर्स लेकर आ जाते हैं, किसी भी प्रोविंस के अंदर आ जाते हैं, तो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स के अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो होगी अभी नहीं, आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर होगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बट उसको भी आपने कंसिडर करना है। जो हम फर्स्ट इशू की बात कर रहे हैं वो यही है कि आपने अपनी PR सिक्योर करनी है। यहाँ पर आने से पहले आपने ये देख लेना है कि मैं कौन सा कोर्स करने वाला हूँ या करने वाली हूँ और किस प्रोविंस में मैं करने वाली हूँ, वहाँ के जॉब एस्पेक्ट्स क्या है, उसके बाद मुझे वर्क परमिट प्रॉपरली मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन आप इनको ना ध्यान नहीं देते हो इनिशियली, और जब बाद में आप यहाँ पर आ जाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो कम्प्लीटली किसी कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं अपने वीज़ा पर्पज़ के लिए। पर कंसल्टेंट्स को गलत नहीं बोलूँगी, बिकॉज ऑफकोर्स कंसल्टेंट भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं जिनके बहुत अच्छे सक्सेस रेट है और आप लोगों को सही सजेस्ट भी करते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि जब आपके लिए कोई कंट्री न्यू है, आपको कुछ नहीं पता उस चीज़ के बारे में, तो आपको एक मीडिया चाहिए जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सको, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। लेकिन आपको कंसल्टेंट के रिव्यूज़ लेने बहुत ज़रूरी है, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना है। आपको अपनी R&D हमेशा रखनी है। मैं हूँ जैसे और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, वो बहुत सारी अपडेट्स वीडियोज़ यहाँ पर डालते रहते हैं कनाडा से। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इन सब वीडियोस को फॉलो कर सकते हो और यहाँ पर अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दिस इज़ लाइक वेरी नाइस थिंग गाइस, जो कि मुझे बहुत सीरियसली अच्छी लगती है। अब अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट बोलता है कि आप इस कोर्स को कर लो इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, आपका जो सबसे पहला काम है, आपने अपने कोर्स को अच्छे से चेक करना है कि क्या आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो उस कोर्स के साथ मैच करेगा। क्या उस कोर्स में आपको वर्क परमिट मिलेगा। डिफरेंट कैंपसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसके अंदर आपको वर्क परमिट जो है वो नहीं मिलता, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो ये कॉलेजेस की गलती नहीं है, ये IRCC की गलती नहीं है, ये गलती हम लोगों की है जो प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। फिर क्या होता है कि आप यहाँ पर आ जाते हो, आपका मिथ क्लियर हो जाता है, आपको पता चल जाता है और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कोर्स के लिए एनरोल होते हो। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, स्टडी लेफ्ट कर देते हैं और साथ के साथ ही 2 महीने 3 महीने के बाद दूसरा कोर्स ले लेते हैं। आपकी फीस जो है वो डंप हो जाती है, वो आपको नहीं मिलती है बहुत सारे केसेस के अंदर। हाँ, कहीं कहीं पर आपको रिफंडेबल होता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर की फीस जो होती है वो मोस्टली नॉन रिफंडेबल होती है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो अपना जो कोर्स है उसको अच्छे से देखिए, अपना जो कैंपस है, अपना जो कॉलेज है, उसकी रिव्यूज अच्छे से चेक कर लीजिए गाइस। आफ्टर डूइंग ऑल दिस R&D और अपने कोर्स की सिलेक्शन और कैंपस की सिलेक्शन, उसके रिव्यू चेक, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक, अब आते हैं आपके पास जो करंट सिनेरियो के अंदर चैलेंजेस है। तो आपने जो IRCC की न्यू अपडेट देखी कि GIC अमाउंट जो है वो अब डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया है, मोर देन 20,000। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है गाइज। आई रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ कि सपोज करो किसी ने प्लानिंग की है। हमने भी जब कनाडा आ रहे थे तो प्लानिंग की थी। नीरज जो मेरे हस्बैंड है वो स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे, उसके बाद हम वर्क परमिट लेकर यहाँ पर आए हैं। तो एक प्लानिंग होती है, आपकी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। आपने सोचा था कि मैं 10,000 का GIC अपना मैनेज करूँगा, बाकी मेरी फीस हो जाएगी, और अब आपको 10,000 और उसमें ऐड करना पड़ गया कैनेडियन डॉलर। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। और इंडिया के अंदर अगर हमारे पास इतना पैसा है तो हम कनाडा आएंगे ही क्यों। आपका आने का कोई पर्पस होता है कि चलो ठीक है मैंने स्टडी करनी है, और एक टारगेट होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी होती है जो आपने पहले से डिसाइड की होती है, या एक लिमिट होती है कि यार ठीक है पापा मुझे इतने पैसे दे देना, मैं कनाडा के अंदर लगा दूंगा या लगा दूंगी, और उसके बाद मैं आपको इतने दिनों में
कमा के दे दूंगी। सो गाइस यहाँ पर देखो इस चीज के ना दो प्रोस्पेक्ट्स है। तो फर्स्ट प्रोस्पेक्ट ये है कि आप इस अमाउंट को ज्यादा मत समझो, क्योंकि अगर मैं इंडिया से बैठ के ये अमाउंट देख रही हूँ ना तो ऑफकोर्स 20,000 प्लस इज मोर अमाउंट। बट अगर मैं कनाडा में आके बात करती हूँ, हालांकि आपको इनिशियल डेज में जो स्ट्रगल चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन में इसके अलावा और भी जो चीज़ें अप डाउन कर दी गई हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम तो आएगी। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप हार्ड वर्किंग हो। अभी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन से मेरा मतलब ये है कि आप सब लोग सोचते हो कि काम हमें करना है, हम कर देंगे, हमें जो भी मिलेगा हम कर देंगे, बट एक्चुअल में जब वो करना पड़ता है तो क्या आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो? यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट आता है तो उसको राइट अवे वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलती है। आपने सबकी स्टोरीज देखी होंगी इंटरनेट पे, सबको बहुत स्क्रैच से काम करना पड़ता है और पता नहीं किस किस तरीके का काम करना पड़ता है। क्योंकि सेकेंड डिस्कशन है इस जीआईसी के ऊपर, वो ये है कि अगर सपोज करो आपको यहाँ आते ही 1 महीने 2 महीने या जनरली जो एक्चुअल में ट्रेंड है कि 3 महीने तक रेयरली किसी को ऑन एन एवरेज जॉब मिलती है, तो अगर आप 3 महीने 4 महीने बिना जॉब के बैठे हो और उसके बाद आप अब काम करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आई एम श्योर अमाउंट कवर करने के लिए आपको 1 से 1.5 साल तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल जो है वो इतने अच्छे नहीं है और आपको ये बहुत मुश्किल हो जाएगी कि अगर आप 20,000 की जीआईसी देके कनाडा के अंदर आ रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा होल्ड कर लो और इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गहरा विचार करो कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर आ जाओ और उसके बाद आपको मतलब घर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके अलग प्रॉब्लम्स होने वाले हैं उसके बाद ना, कि अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपको फर्दर चीज़ें बहुत मुश्किल लगने लग जाएंगी। आप एक्चुअली में अगर कुछ चैलेंज आपको करने को भी मिलेगा तो भी आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक इमोशनल सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी है। और जो हमारी सेकेंड चीज़ आती है कि अब जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं वो भी फुल टाइम में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब वो सबके सब फुल टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी अगर पहले 50% की एवरेज थी तो अब वो और भी नीचे चली गई है, तो कहीं 20-25% एवरेज रह गया। गाइज ये रियलिटी है, दिस इज एक्चुअली द ग्राउंड रियलिटी कि जब आप जॉब लेने के लिए निकलोगे मार्केट के अंदर तो आपको अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, आपको सच में टाइम लगेगा। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, जितने भी पहले स्टूडेंट्स काम कर रहे थे उन लोगों ने सारी पोजीशंस को क्या है ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अब अगर पोजीशंस नहीं है मार्केट के अंदर, अवेलेबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयज़ को डिमांड ही नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको तो वेट करना पड़ेगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी कनाडा के अंदर लैंड हो रहे हैं, जनवरी इनटेक में आ रहे हैं या फिर आने वाले टाइम के अंदर आ रहे हैं, तो उनको ये सारी प्लानिंग सोचनी पड़ेगी। अपने रेफरेंसेस निकालना स्टार्ट कर दो, जो आपके नोन है, जो आपके फ्रेंड्स है ऑलरेडी अगर कनाडा के अंदर है उनके साथ लिंक करना स्टार्ट कर दो। नेटवर्किंग अगर पहले थोड़ी सी सोच रहे थे तो अब और स्ट्रॉन्ग कर दो, क्योंकि वही आपको हेल्प करने वाली है अभी। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली वॉकिंग करके सोच रहे हो, ऊपर से विंटर का टाइम है, जनवरी इनटेक के लिए तो और भी बहुत सारे इश्यूज है। तो गाइज विंटर तो देखो सबके लिए चैलेंज है, ये कोई नया नहीं है या फिर इसमें कोई आईआरसीसी का अपडेट नहीं है, वेदर अपडेट नहीं है, ये तो आपको सबको बियर करना पड़ता है जो जनवरी इनटेक के अंदर आते हैं। विंटर्स जो है अपने पीक पर आ रहे हैं, वर्स्ट विंटर्स होने वाले हैं। मेरा फर्स्ट विंटर है तो मैं आपको ज़्यादा सजेशन तो नहीं दे पाऊँ। गाइज ये थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी डिस्कशन। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट video. तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वेलकम टू कनाडा। बाय।